हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। अब आपके पास अगला क्वेश्चन है 5 नंबर प्रश्नावली 1.2 पहला चैप्टर वास्तविक संख्या से। सर क्वेश्चन यह है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या, सर प्राकृत संख्या जानते हैं? हाँ, गिनती की संख्या उसे को ही हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे मैं आपका उदाहरण 1 2 3 4 ये आप लेते चले जाइए अनगिनत तक, ठीक है। यही आपका प्राकृत संख्या। तो किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो आइए इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो आप कॉन्सेप्ट जान लीजिए। क्या सर ऐसा कंडीशन आएगा तो क्या करेंगे हम? तो देखिए, कहा जा रहा है कि कोई भी संख्या 0 पर तब समाप्त होती है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुने 5 होता है। नहीं समझे? कोई भी संख्या शून्य पर वह भी समाप्त होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुने 5 आए। अगर 2 गुने 5 एक बार भी नहीं आता है तो वह शून्य पर समाप्त नहीं होगा। जैसे यहाँ हमारे पास नंबर था 6n अंक, तो सर जी 6 का अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या आया? 2 गुना 3। सर 2 गुना 3 आया, 2 और 5 के रूप में तो आया नहीं। तो सर ये 6 अंक मतलब कि ये 6 का पावर जो n है ये अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुना 5 नहीं। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 2 गुने 5 के रूप का नहीं है, स्पष्ट लिखा गया है। अर्थात यह कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है किसी भी संख्या n के लिए। क्या सर? प्राकृत संख्या के लिए नहीं, और तो किसी भी संख्या के लिए नहीं। अगर इसको पूर्ण कर दिया जाता तो भी नहीं सर, ये 0 पर समाप्त नहीं होगा अगर उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुना 5 नहीं आता है। तो 2 गुना 5 आएगा तो वह शून्य पर समाप्त होगा, नहीं आएगा तो वह शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट रहा इसके लिए, और ये क्वेश्चन का जो आंसर आपका ये रहा, ठीक है, जो इसके आधार पर यहाँ आंसर आया है। तो इसी प्रकार आपको एक HW दे देते हैं, आप इस पर चर्चा कीजिएगा, या तो आप बतला दीजिए, हम लिख देते हैं सर 4n अंक। ये n जो है एक पूर्ण संख्या है, जहां n एक पूर्ण संख्या है। क्या हुआ? पूर्ण संख्या है। तो बतलाइए यह 4n अंक 0 पर समाप्त होगा कि नहीं? कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, होगा तो हाँ, नहीं होगा तो नो। चलिए ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, आंसर है, और ये आपका होमवर्क के तौर पे रहा। इसको आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा बना करके, ठीक है कि नहीं। चलिए फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। सर क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? तो व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? सर जी सबसे पहली बात बतला दिया गया कि यह भाज्य संख्या है, लेकिन हमसे पूछा गया रीजन कि यह भाज्य संख्या क्यों है। तो आइए सबसे पहले आप जान लीजिए भाज्य संख्या आप जानते हैं, तो आपको बता देगी सर, एक होता अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या, और दूसरा होता है सर भाज्य संख्या। सर इन दोनों को समझ जाइए। अभाज्य संख्या वैसी संख्या कहते हैं जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। किसको? तो जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो, जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। सर वह 2 गुणनखंड कौन कौन होगा? तो एक होगा एक और एक होगा स्वयं। कौन? एक नंबर एक और एक नंबर खुद। जैसे देखिए 2 जो है ये एक अभाज्य संख्या है, तो जब आप 2 का जो गुणनखंड करोगे तो सर क्या क्या आएगा? तो 2 आएगा और 1 आएगा। तो देखिए एक तो 1 आया और एक कौन आया? खुद आ गया 2। इसी तरीके से आपका 5 एक अभाज्य संख्या, तो जब आप 5 का गुणनखंड करोगे तो 5 आएगा, 1 आएगा, मतलब एक तो रहेगा ही, उसके साथ में वह नंबर स्वयं रहेगा। तो एक और खुद मिला करके उसका कितना गुणनखंड हुआ? 2। तो वैसी संख्याएं जिसके केवल 2 गुणनखंड हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, वो एक से कटेगा और खुद से कटेगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग अभाज्य संख्या। और ठीक सर इससे आगे जब हम लोग चले भाज्य संख्या, तो सर जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो,
दो से अधिक गुणनखंड हो। देखिए, जिसका दो से अधिक गुणनखंड होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। सर सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, क्योंकि 4 से नीचे आप 3 को देख ले, 2 को देख ले। सर 1 को ना तो भाज्य कहते हैं, ना अभाज्य कहते हैं, ठीक है। तो सर बात करते हैं, जब 4 के अलावा 3 को देख ले, 2 को देख ले, तो ये सब सर आपका अभाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है वो कितना है? 4। जब आप 4 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए क्या क्या आएगा। सर आप 2 से लगाइएगा, 2 से ही कट जाएगा, सॉरी कौन कौन से ही कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा, खुद से कटेगा ना। तो 4 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम लोग, या 4 को देखेंगे किससे किससे कटता है, तो यहाँ आपको पता चलेगा 4 जो है 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है, ठीक है। तो ये जो 4 है ये आपका भाज्य संख्या। उसी प्रकार 6 की बात करें, 2 से, 3 से और 6 से, 2 से और 3 से और 6 से, तो जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होगा वह सर जी भाज्य संख्या होगा, और जिसका केवल 2 गुणनखंड होगा वह अभाज्य संख्या होगा। अच्छा सर, संयुक्त संख्या, भाज्य संख्या को ही संयुक्त संख्या भी कहते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा, ठीक है, भूलिएगा नहीं। तो ये रहा। आगे देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बउआ, गौर से देखिएगा। सर सबसे पहले तो आपको दिया हुआ क्या है? हल। देखिए ये 7 है, 11 है, 13 है और फिर प्लस 13 है। और जब बात की जाए इधर तो सर 7 है, 6 है, 5 है, 4, 3, 2, 1 प्लस 5। अब सर देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप गौर से देखिए सर, ये 3 नंबर आपको प्लस के साथ दिख रहा है। जो प्लस के साथ दिख रहा है समझ जाइए कि ये सब एक कमिटी से है और ये अलग है। इन दोनों में देखिए कौन है जो मिल रहा है? 13। तो सर 13 मिल रहा है, तो अब 13 को कर दीजिए बाहर, कॉमन हो जाएगा ये। अब आगे आइए, कॉमन है इसलिए इसको बाहर कर दिए। अब बचा कौन? 7, फिर ये 11, और सर 13 में 13 से भाग देंगे तो 1, और प्लस यहाँ भी वही, तो 1। अब आगे देखेंगे आप, ये 13, अब अंदर में आप इन तीनों को गुना कर लेते हैं। 11 को 7 से 77, 77 को 1 से तो 77, और फिर प्लस 1, ये आपका 13, और गुना में 77 और 1 को जोड़ेंगे तो 78 आया। सर 78 का 13 के साथ आप गुना करेंगे, तो देखिए हम गुना करते हैं 13 का किसके साथ? 78 के साथ। एक लाइन में गुना करते हैं, थोड़ा फोकस कीजिएगा, आप भी सीख जाइएगा। 8 या 24 का 4 हासिल कितना रहा होगा? 2 रहा, ठीक है। अब देखिए क्रॉस गुना करते हैं, 8 को 1 से तो 8, और 7 को 3 से तो 21, 21 और 8 कितना आएगा? 29, 29 और 2 31, 31 का 1 हासिल 3, 7 एकम 7 और 3 10। सर गुना करने के बाद कितना आया? 1014। अब 1014 को आप गौर से देखें तो 1014 आपको क्या लग रहा होगा? सर ये सबसे पहली बात 2 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 4 है। दूसरी बात सर 1, 1, 2 और 4 6, 6 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए यह 3 से भी कटेगा। तो हमको पता चला कि यह भाज्य संख्या इसलिए है क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड है। तो आप नीचे लिख देंगे, अतः 1014 भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड है। कोई दिक्कत नहीं ना, आपसे तो ये बन ही जाएगा। लेकिन आइए आपके ऊपर बोझ नहीं छोड़ा जाए, गौर से देखिएगा, फिर से इसको सॉल्व। देखिए सर यहाँ से यहाँ तक ये सारे का सारा जो है एक कमिटी में है, इनमें से और इनमें देखते हैं दोनों में कौन है जो कॉमन हो रहा है। तो हम लोग दिख रहे हैं दोनों में 5 दिखा, 5 को किया हमने बाहर। सर क्या क्या आया? 7, 6, 5 में 5 से भाग दिया 1 आ जाएगा आपका, ये गुना का निशान 1, फिर ये 4 और ये 3, ये 2 और ये 1, और फिर प्लस 5 में 5 से भाग दिया तो 1। सर ये 5, अब अंदर में हमको गुना करना है, तो सबको गुना करें आप। तो देखिए 2 तिया 6, 6 चौका 24, और 24 छक्के 144, 144 में हम लोग 7 से गुना कर लेते हैं। 7 चौका 28 का 8 हासिल 2, 7 चौका 28 और 2 30 का 0 हासिल 3, 7 एकम 7 3 10। कितना आया सर? 1008, 1008, और उसमें आप जोड़ेंगे 1,
1008 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1009। और सर 1009 में 5 से गुना करेंगे, 9 पंचे 45 का 5 हासिल 4, और फिर देखिए 500 तो ये 4, 500 और ये 5 एकम 5, कितना आया 50 45। अब इसको आप गौर से देखें तो सबसे पहले सर ये कट रहा 5 से कट रहा, उसके बाद सर ये 1 से भी कटेगा, किसी से कटे या नहीं कटे खुद से तो कटेगा, तो 2 से अधिक गुणनखंड हुआ ना, इसीलिए ये भी भाज्य संख्या। तो लिख देंगे अतः 50 45 भाज्य संख्या है क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं, 2 से अधिक गुणनखंड हैं। बउआ वीडियो को रोक लीजिए, अच्छे से नोट कीजिए, आशा करते हैं आपको ढंग से समझ में आया होगा। फिर से अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है, इसको नोट कीजिए जब तक। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, गौर से देखिएगा। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मान लेते हैं सर ये हमारे पास जो है खेल का मैदान है, समझ लीजिए आपके पास ये एक इस तरीके का खेल का मैदान है, ठीक है। उसका अर्थ कह रहा है चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है इस खेल के मैदान के। मान लेते हैं मैदान है, इस मैदान के चारों ओर क्या है, एक वृत्ताकार पथ मतलब रास्ता है, एक वृत्ताकार रास्ता है, ये दिख रहा है ना आपको, ये एक वृत्ताकार रास्ता है, ठीक है बुआ। आगे बोल रहा है इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। देखिए इस मैदान का एक चक्कर लगाती है, मान लिया जाए सोनिया, ठीक है। सोनिया जो इस मैदान का एक चक्कर लगाती है तो सोनिया को कितना टाइम लगता है, 18 मिनट लगता है। सोनिया को जो टाइम लगा वो कितना लगा, 18 मिनट। और उसके बाद फिर क्या भाई, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। जब रवि इस मैदान का एक चक्कर लगाता है तो रवि को कितना टाइम लगता है, 12 मिनट। आगे देखिए, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से, जहां से शुरू करते हैं, ठीक है, एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब समझिए हमारी बात, वे दोनों एक ही स्थान से मतलब यहाँ से एक ही समय पर एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, तो फिर कितने देर के बाद दोनों यहाँ पर मिलेंगे। सर इसके लिए आपको क्या करना है कि आपके पास जो 2 नंबर दिया है कि सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं, आप इसका कर लीजिए एलसीएम, ठीक है बुआ। तो देखिए नीचे हमारे पास जगह नहीं है, हम ऊपर में एलसीएम कर लेते हैं। तो एलसीएम करते हैं 12 का और 18 का, ठीक है। तो गौर से देखिएगा, ये 12 और फिर ये 18, इसका जब आप एलसीएम करेंगे तो एलसीएम करेंगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। गौर से देखिएगा, 2 से लगाएंगे 6 मरतबे, ये 9 मरतबे, फिर आप 2 से लगाएंगे 3 मरतबे, 3 से लगेगा, 2 से तो नहीं लगा सकते क्योंकि 2 से एक ही लगा, 3 से दोनों लग रहा है, तो आप 3 से लगाएंगे। 3 दूना 6 और 3 तिया 9। सर आप सबको गुना कर लीजिए, तो गुना कर लेते हैं, 2 है, 3 है, फिर 2 है और फिर 3 है। जब गुना करेंगे 2 तिया 6 और 6 दूना 12 और 12 तिया 36, 12 तिया कितना हुआ 36। तो पता चला क्या कि 36 मिनट के बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो लिख दीजिए 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इस प्रकार आपका प्रश्नावली 1.2 हो गया खत्म। अगर आप पहली बार आए हैं और 1.2 का ये वीडियो देख रहे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और 10वीं क्लास के मैथ का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप क्वेश्चन बाय क्वेश्चन नंबर के साथ देख सकते हैं।
ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। दिख रहा है सब।